हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो जैसा कि आपको पता है, लर्न बाय मैप्स के नाम से हर वीक मैं एक वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ कि पूरे वीक में जो करंट अफेयर्स रहे, स्टैटिक अफेयर्स रहे, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट मैप्स थे, उन मैप्स में क्या इंफॉर्मेशन थी, हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज हम सेट 16 डिस्कस करेंगे। पहले 15 सेट की जो प्लेलिस्ट है आपको चैनल पे देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, शुरू करते चलते आज के हमारे फर्स्ट मैप पे। तो पहला मैप तो आई होप आपने पूरे वीक में ही बहुत देखा होगा। ये असल में आपको बताता है कि किस तरह से रीसेंट इलेक्शन हुआ बिटवीन कमला हैरिस फ्रॉम डेमोक्रेट पार्टी एंड डोनाल्ड ट्रंप फ्रॉम रिपब्लिकन पार्टी। तो ये मैप दिखाता है कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस तरह से होता है। जो आपको ब्लू में दिख रहा है, ये वो स्टेट्स हैं जिन्होंने डेमोक्रेट्स को वोट किया, थोड़े लेफ्टिस्ट होते हैं डेमोक्रेट्स। जो रेड स्टेट्स हैं उन्होंने रिपब्लिकन्स को वोट किया, ये थोड़े राइटिस्ट होते हैं। अगर आपको लेफ्ट और राइट विचारधारा के बारे में ज्यादा नहीं पता, तो ऑलमोस्ट दुनिया की हर कंट्री में ये दो विचारधाराओं पे ही पॉलिटिकल पार्टीज बेस्ड होती है, पॉलिटिशियंस बेस्ड होते हैं। इंडिया में आपको बीजेपी थोड़ी राइटिस्ट मिल जाएगी, कांग्रेस पार्टी थोड़ी लेफ्टिस्ट मिल जाएगी। राइटिस्ट लोगों के लिए रिलीजन्स इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इंपॉर्टेंट है, ये थोड़े कैपिटलिस्ट भी होते हैं, इकोनॉमी पे भी ध्यान देते हैं। लेफ्टिस्ट लोग थोड़ा सोसाइटी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, थोड़ा जो पूरा सेक्शन उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं। दो अलग अलग विचारधाराएं होती है। ठीक है, ठीक है। तो कुछ बड़ी बड़ी स्टेट्स, टेक्सास रिपब्लिकन्स की तरफ, कैलिफोर्निया डेमोक्रेट्स की तरफ। तो कुछ तो ऐसी स्टेट्स है यूएसए में जो हर 4 साल में पता ही है कि या तो डेमोक्रेट्स को वोट देंगे या रिपब्लिकन्स को देंगे। कुछ स्टेट है जिनका पता नहीं होता, वो एकदम से स्विच कर जाती है। तो स्विंग स्टेट्स जो हैं वही डिसाइड करती हैं 4 साल बाद यूएसए में प्रेसिडेंट कौन बनेगा। तो 2028 में कमला हैरिस के चांसेस बहुत ज्यादा प्रेसिडेंट बनने के। उन्होंने इस बार भी बहुत अच्छी फाइट दी। अगर कमला हैरिस प्रेसिडेंट बने 2028 में, तो इतनी लंबी हिस्ट्री में, 1776 से यूएसए, इतनी लंबी हिस्ट्री में पहले फीमेल प्रेसिडेंट होंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। रिसेंटली क्या होता है, आई होप आपको पता होगा, एक काफी इंपॉर्टेंट, अब तो वो ग्रुप बढ़ता भी जा रहा है, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की एक काफी इंपॉर्टेंट कंट्री है ब्राजील। तो ब्राजील ने ना, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसमें से अपने आप को एक तरह से अलग कर लिया। इंडिया तो पहले ही नहीं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को फॉलो करता है, क्योंकि इसकी एक रोड निकल के जाती है पीओके से। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये वाला पार्ट है, इसका नाम है सीपेक। तो इंडिया कहता है कि भाई ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में से आपकी सीपेक की सड़क लेके जाती है, इलीगल है, इसको तोड़ो। चाइना और पाकिस्तान बोलते नहीं ठीक है, तो इंडिया कहता है हम आपके फिर पूरे प्लान को ही बाइकआउट करेंगे। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना अपने आप को पूरी दुनिया से रोड, रेल, सी रूट किसी भी तरह से जोड़ना चाहता है। इसके लिए वो बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, बनाते भी अपनी कंपनी से, चाइनीज कंपनी से। खर्चा आपके सर डाल देंगे। तो अगर पाकिस्तान में प्रोजेक्ट बना तो खर्चा आपके सर, प्रॉफिट भी चाइनीज कंपनी होगा, और जब रोड वगैरह बन जाएगी तो ट्रेड भी चाइना को ज्यादा मिलेगा। तो शुरू में तो बहुत कंट्रीज इंटरेस्टेड थी, पर अब बहुत सारी कंट्रीज ने रियलाइज करना शुरू किया कि कुछ फायदा हो नहीं रहा। और अब चाइना भी इस चीज को रियलाइज कर रहा है कि हम बहुत इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं और रिटर्न्स आ नहीं रहे। सबसे क्लासिकल एग्जांपल है सीपेक। पैसा बहुत ज्यादा लग चुका है, पर उस तरह के रिटर्न्स अभी तक चाइना को देखने को नहीं मिल रहे। ठीक है, इंडिया तो ओवरऑल इससे काफी दूर रहता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जैसे पहले सिल्क रूट था, चाइना मल्टीपल सिल्क रूट्स बना रहा है, पर ऐसा कुछ बहुत दिख नहीं पा रहा है इस। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बस ये जो फेस्टिवल वीक्स थे उससे जस्ट पहले उड़ीसा में एक साइक्लोन लैंडफॉल करता है जिसका नाम था दाना। तो साइक्लोन में ना एक चीज, वैसे तो हम समझ लेते हैं इंडिया में साइक्लोन मॉनसून से पहले हिट करते हैं या मॉनसून के बाद में हिट करते हैं, और ज्यादातर ये बंगाल वाली तरफ हमारी ईस्टर्न कोस्ट पे ज्यादा इंपैक्ट होता है। जो साइक्लोन्स होते हैं ना, इनके 3 कंपोनेंट्स पता होना चाहिए। जैसे जिस पॉइंट पे साइक्लोन घूम रहा होता है इसको बोलते हैं आई, इसके जस्ट बाहर होती है आई वॉल, और जहां इसका पूरा एक रोटेशन खत्म हो रही होती है उसको बोलते हैं स्पाइरल रेन बैंड। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती हैं एक साइक्लोन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब इस वर्ड का क्या मतलब होता है? लैंडफॉल। जब साइक्लोन समुद्र में से जमीन को आके टच करे, जमीन पे आके बस उसकी पावर खत्म ही हो जाती है, पर वो जो कुछ घंटे के लिए इंपैक्ट करता है उसमें बहुत डिस्ट्रक्शन पहुंचा देता है। ठीक है, वैसे साइक्लोन की असली पावर ओशन में ही होती है।
ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैप क्या है? तो हर साल जैसे ही दिवाली का फेस्टिवल खत्म होता है, एकदम से डिस्कशन शुरू हो जाती है, पोल्यूशन, स्मॉग, दिल्ली पोल्यूशन। तो हम लोग जो सबसे बड़ा प्रोग्राम अपनी कंट्री में चलाते हैं वो है एनसीएपी, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। तो एनसीएपी में बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जाती है, कौन कौन सी स्टेट्स और यूटीज को इसमें कवर करना है। देखो हर जगह नहीं हमको अभी जरूरत, अंडमान निकोबार में हमें इसकी जरूरत नहीं, बहुत सारे लद्दाख रीजन में भी इसकी जरूरत नहीं। जहां मेन जरूरत है वो स्टेट्स और यूटीज, नॉन एटेंडमेंट सिटीज, ये वो सिटीज होती है जिन पे मेजरली ध्यान देना पड़ेगा, जिनका पिछले 5 साल का एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही बुरा आया है। बहुत तरह के एक्शन प्लान। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, एनसीएपी का मेन रोल कहाँ होना चाहिए। सबसे मेन जो हमें जरूरत है ना पोल्यूशन को कंट्रोल करने की, वो कहीं ना कहीं इस एरिया में, इसको हम कह सकते हैं इंडो गैंगटिक प्लेन। यहां ना सबसे ज्यादा जरूरत है पोल्यूशन को कंट्रोल करने की। और ये वो एरिया जो इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा, इंडो गैंगटिक एरिया। अगर हमने इसको कंट्रोल कर लिया तो फ्यूचर में हमारे लिए शायद एयर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम बचे ना, पर अभी यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। और ऐसे नहीं सिर्फ इंडियन बॉर्डर, इधर आप देखो पाकिस्तान का लाहौर, इधर आप देखो बांग्लादेश के वेरियस एरिया, हर जगह प्रॉब्लम। तो अभी क्या चीज है जो इमीडिएटली प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है? अगर इस इंडो गैंगटिक प्लेन में रेनफॉल देखी जाए, जो इस सीजन में होती भी है थोड़ी सी, अगर ये बारिश आ जाए ना तो काफी चीजें इंप्रूव हो पाए। पर देखो आप सिर्फ ऐसे नेचर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, बारिश आएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। ठीक है, आप बहुत चीजें करते हो, ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हो, आप मॉइस्चर वाली एयर को पुश करते हो, पानी का छिड़काव करते हो, पर लॉन्ग टर्म के सोल्यूशंस आपके बहुत ही अलग दिखेंगे आपको। हर वो चीज जो पॉल्यूटेंट क्रिएट कर रही है, मिट्टी उड़ा रही है, उसको रोकना पड़ेगा, उससे आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम यहां पर सॉल्व होगी। रिसेंटली क्वेश्चन बनाया था अबाउट ब्रह्मपुत्रा, तो बहुत अच्छे से इस नदी को असल में हम यहाँ पर देखते हैं। अगर आप देखो यहाँ पर इसका नाम है सैंगपो, ठीक है, तिब्बत से फिर घूम के इस तरह से इंडिया आ जाती है, हम इसको बुलाते हैं ब्रह्मपुत्रा। फिर वहां से आगे जाके बांग्लादेश में चली जाती है। बांग्लादेश में अगर आप देखो गंगा और ब्रह्मपुत्रा का मेल भी हो जाता है, ठीक है, संगम भी हो जाता है, और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाकर खत्म हो जाती है। बिल्कुल यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सुंदरबन डेल्टा। तो आपने इंडिया में सुना होगा सुंदरबन नेशनल पार्क भी है, बहुत फेमस है अपने रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। तो ये जो पूरी रिवर है ना, बहुत ही ह्यूज नदी है। असम में कुछ कुछ एरियाज में इस नदी की ब्रेथ ही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है मॉनसून के एरिया से। तो कुछ इस तरह से इस पूरी नदी का रूट आपको असल में देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ही अच्छा मैप है। अगर आप बाकी भी पूरे इंडो गैंगटिक प्लेन्स की नदियां देखना चाहो तो गंगा रिवर सिस्टम बहुत अच्छे से दिखाया गया है, ब्रह्मपुत्रा बहुत अच्छे से दिखाया गया है। इस मैप से हमें एक और चीज समझ में लगती है कि इंडो गैंगटिक प्लेन में क्योंकि पानी की कमी नहीं है बिकॉज ऑफ रिवर्स, तो एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, जिससे पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा, ठीक है। आगे चलते हैं। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग मैप है, एक हैंड ड्रॉन मैप है। असल में इंडिया में 3 एंशिएंट माउंटेन रेलवेज है, कालका शिमला, नीलगिरी, दार्जिलिंग, ठीक है। और ये असल में क्या है, ये ना कालका शिमला को दिखाया जा रहा है बहुत अच्छे से। अगर आप देखो पूरा रूट है यहाँ पर, थोड़े से स्टेशन देखे तो कालका स्टेशन है, शिमला स्टेशन है, यहाँ तारा देवी माता है, शोगी है, कंदा घाट आपको देखने को मिलेगा, सोलन ब्रूरी, मतलब ये बहुत ही एंशिएंट चीजें सारी की सारी, ठीक है। सोलन ब्रूरी स्टेशन है, कुमारहट्टी है, धर्मपुर है, जाबली है, सारे इंपॉर्टेंट, कोटी है, सारे इंपॉर्टेंट जो भी आप कह लो मॉन्यूमेंट्स या जो भी इंपॉर्टेंट स्टेशन आते हैं रास्ते में, उन सबको यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है। उसके वजह से आपको यहाँ पर बड़ोग देखने को मिलेगा, वो जो बड़ोग की टनल, पहले आपको पता ना गलत टनल बन गई थी, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैप लगा। यहाँ लॉरेंस स्कूल आपको देखने को मिलता है, तारा देवी टेम्पल देखने को मिलता है। और अगर हम देखें ये रहा समर हिल शिमला में, जो शिमला में लोग उनको पता होगा छोटा शिमला। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग मैप था, तो मैंने सोचा कि, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि हिमाचल या शिमला वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारी कंट्री का एक हेरिटेज है। कालका शिमला टॉय ट्रेन इसको बुलाते हैं। तो अगर आपको कभी भी मौका मिले आपको ये जर्नी जरूर करनी चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी, और आपको बिल्कुल एक हिस्ट्री में ले जाती है जर्नी, ठीक है। तो जो पूरा एक मैप है ऑफ कालका शिमला रेलवे, ऐसा नहीं कि हमें आज भी शायद बहुत ज्यादा जरूरत है इस रेलवे की, आज बिल्कुल एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेटर है, पर
अपनी हिस्ट्री को, क्योंकि हमें पिछली जनरेशन से दी गई, तो उसको अगली जनरेशन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा रोल होता है हर जनरेशन का। ठीक है, ठीक है। रिसेंटली इंडिया ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया डिफेंस के ऊपर विद अल्जीरिया। अल्जीरिया जो है आपको देखने को मिलता है जहां यूरोप और अफ्रीका बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। यह है स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, यहाँ से एंट्री होती है असल में मेडिटेरियन सी में। यह है अल्जीरिया, इसकी कैपिटल है अल्जीरिस। तो अल्जीरिया आपको पता होना चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया है, अफ्रीका की लैंड एरिया के हिसाब से सबसे बड़ी कंट्री। ठीक है, तो रिसेंटली एक डिफेंस एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड अल्जीरिया। ये हमारे आर्मी के चीफ नहीं है, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। तो अगर मैं आपको पढ़ दूं, CDS अनिल चौहान जी ने चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पीपल्स नेशनल आर्मी ऑफ अल्जीरिया, उनके चीफ के साथ ये एग्रीमेंट को साइन किया। ठीक है, ठीक है। तो इस पूरे वीक में जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स थे करंट के स्टार्टिंग के मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ऐसे ही क्लास नेक्स्ट वीक भी रखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट मैप्स उनको डिस्कस करेंगे। तब तक ले थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।